कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और तारों के बारे में सोचा है? अंतरिक्ष की विशालता कमाल की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज में एक उतना ही फैसिनेटिंग ब्रह्मांड छुपा है? यह परमाणुओं की दुनिया है, पदार्थ के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। एक रेत के कण की कल्पना करो, अब उससे भी लाख गुना छोटी चीज की कल्पना करने की कोशिश करो। वो एक परमाणु का स्केल है। फिर भी अपने आकार के बावजूद परमाणु इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स हैं। वे और भी छोटे कणों से बने होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। परमाणुओं की संरचना को समझना ब्रह्मांड को समझने की है। हमारे पहने हुए कपड़ों से लेकर हमारी सांस लेने वाली हवा तक सब कुछ इन छोटे कणों से बना है। इस सफर में हम परमाणु के केंद्र में जाएंगे और उसके अंदर के अजूबों को एक्सप्लोर करेंगे। परमाणु के बारे में हमारी समझ रातों रात नहीं आई। इसमें सदियों का वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन और खोज लगा। शुरुआती वैज्ञानिकों को पता था कि मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कहां खत्म होगा। इसका जवाब, जैसा कि अब हम जानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में है। इन कणों में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन था, जिसकी खोज 1897 में हुई थी। जे थॉमसन ने पाया कि ये छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सबसे छोटे परमाणु से भी बहुत छोटे थे। फिर आया प्रोटॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसकी खोज 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रल पार्टिकल, की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की। ये तीन कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सभी परमाणुओं का आधार बनाते हैं। इनका अरेंजमेंट और इंटरैक्शंस हीलियम की लाइटनेस से लेकर सोने की हैवीनेस तक हर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और अधिक सीखा, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स डेवलप करना शुरू किया कि परमाणु कैसे स्ट्रक्चर्ड थे। सबसे पहले मॉडल्स में से एक जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था। उन्होंने परमाणु की कल्पना एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गोले के रूप में की, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जड़े हुए थे, जैसे हलवे में बेर। हालांकि यह मॉडल ज्यादा समय तक नहीं चला। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साबित किया कि परमाणु मोस्टली एम्प्टी स्पेस था। उन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तावित किया जहां परमाणु का अधिकांश मैस केंद्र में एक छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड नाभिक में कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे। नील्स बोहर ने इस मॉडल को आगे यह कहकर रिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स पर ही रह सकते हैं। बोहर मॉडल के रूप में जाना जाने वाला यह मॉडल प्रकाश के व्यवहार को समझाने में मदद करता है और परमाणु संरचना की हमारी आधुनिक समझ की नींव रखता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व को उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है, जिसे उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जिसका अर्थ है कि उसके नाभिक में एक प्रोटॉन है। जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, यह दर्शाता है कि इसमें 6 प्रोटॉन है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसका द्रव्यमान संख्या देती है। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या हमें परमाणु के भार का अच्छा अनुमान देती है। उदाहरण के लिए, कार्बन का सबसे कॉमन आइसोटोप कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे इसकी द्रव्यमान संख्या 12 हो जाती है। भाग 5, कक्षा में इलेक्ट्रॉन बोहर बरी नियम। अपने नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन लगातार पॉजिटिवली चार्ज्ड नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे किसी तारे के चारों ओर ग्रह। लेकिन सौर मंडल के विपरीत, जहां ग्रह किसी भी दूरी पर परिक्रमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या कोशों तक सीमित होते हैं। बोहर बरी नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि इन कोशों में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन कोशों को बढ़ते ऊर्जा क्रम में भरते हैं, नाभिक के सबसे करीबी कोश से शुरू करते हैं। प्रत्येक कोश में केवल एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 इत्यादि। इलेक्ट्रॉनों की यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है, जैसे कि यह अन्य तत्वों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है और किस प्रकार के बंधन बनाता है। भाग 6, स्थिरता की खोज, संयोजकता और रासायनिक बंधन। परमाणु हमेशा स्थिरता के लिए प्रयासरत रहते हैं।
और वे एक पूर्ण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश प्राप्त करके इसे प्राप्त करते हैं। यहीं पर संयोजकता की अवधारणा आती है। संयोजकता उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संदर्भित करती है जिनकी एक परमाणु को एक स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने, खोने या साझा करने की आवश्यकता होती है। आइए सोडियम या Na का उदाहरण लेते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है। इसके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह इस इलेक्ट्रॉन को खो देता है, जिससे इसे धनात्मक आवेश और धन 1 की संयोजकता मिलती है। दूसरी ओर क्लोरीन या Cl, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन 2, 8, 7 होते हैं, को अपने सबसे बाहरी कोश को पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिससे इसे ऋणात्मक आवेश और ऋण 1 की संयोजकता मिलती है। संयोजकता का यही अंतर रासायनिक बंधन को संचालित करता है। उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड NaCl या सामान्य नमक बनाने के लिए आसानी से प्रतिक्रिया करते हैं। सोडियम अपना सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर देता है, जिससे एक स्थिर आयनिक बंधन बनता है। भाग 7 समस्थानिक और संभारिक। एक विषय पर बदलाव। जबकि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है। इन विविधताओं को समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 2 स्थिर समस्थानिक हैं, कार्बन 12 जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और कार्बन 14 जिसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। वे समान रासायनिक गुणों को साझा करते हैं, लेकिन रेडियोधर्मिता जैसे भौतिक गुणों में भिन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए पोटेशियम 40 जिसमें 19 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन होते हैं, और कैल्शियम 40 जिसमें 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, संभारिक हैं। भाग 8 समस्थानिकों के अनुप्रयोग, चिकित्सा से लेकर पुरातत्व तक। समस्थानिकों के कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए कार्बन 14 का उपयोग पुरातात्विक डेटिंग में किया जाता है। जैसे ही जीवित जीव कार्बन को अवशोषित करते हैं, वे कार्बन 12 से कार्बन 14 का एक विशिष्ट अनुपात बनाए रखते हैं। जब कोई जीव मर जाता है तो कार्बन 14 एक झांत दर से क्षय होने लगता है। शेष कार्बन 14 को मापकर वैज्ञानिक जीवाश्मों और कलाकृतियों की आयु निर्धारित कर सकते हैं। चिकित्सा में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग निदान और उपचार के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि टेक्नेटियम 99M का व्यापक रूप से चिकित्सा इमेजिंग में उपयोग किया जाता है। समस्थानिकों के अन्य अनुप्रयोगों में धूम्रपान संसूचक, खाद्य संरक्षण और पर्यावरण में पानी और प्रदूषकों के प्रवाह का पता लगाना शामिल है। भाग 9 परमाणु। अजूबों का एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। रेत के सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़े तारे तक, परमाणु हर उस चीज का मूलभूत निर्माण खंड है जिसे हम देखते हैं और जानते हैं। इसकी संरचना और इसके उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझने से ब्रह्मांड और इसकी कार्य प्रणाली की गहरी समझ खुलती है। हमने परमाणु के माध्यम से यात्रा की है, इसके मूल घटकों से लेकर जटिल अंतःक्रियाओं तक जो इसके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। हमने उन मॉडलों का पता लगाया है जिन्हें वैज्ञानिकों ने वर्षों से विकसित किया है। प्रत्येक इस छोटे से ब्रह्मांड के भीतर हमारी समझ को परिष्कृत करता है। लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। परमाणुओं की दुनिया रहस्यों से भरी है, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम क्वांटम क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हम और भी आकर्षक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देना जारी रखेंगी।